बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका मैथ के लेक्चर में फिर स्वागत है। हम प्रश्नावली 3.3 कर रहे थे 10वीं कक्षा की। प्रश्नावली 3.3 का जो सवाल नंबर तीसरा है उसका चौथे भाग से आज हम शुरू करेंगे। आइए पहले हम रकम को पढ़ते हैं, उसे समझते हैं और फिर सवाल को हल करेंगे। रकम को देखकर आपको लग रहा होगा कि बड़ी मुश्किल सवाल है। आमतौर पे बच्चों को बड़ी रकम देखकर ऐसा लगता है। बच्चों, ऐसा नहीं है। रकम को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे तो ये सवाल मुश्किल नहीं लगेगा। देखिए, एक नगर में, नगर कह लें या शहर, टैक्सी के भाड़े में हम यहां पर टैक्सी की बजाय ऑटो कहते हैं। अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप अक्सर कहेंगे कि मैं ऑटो से चला जाऊंगा। हमारे यहाँ जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो है ऑटो, लेकिन सही शब्द टैक्सी है और बड़े शहरों में इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो टैक्सी के भाड़े, भाड़े का मतलब होता है किराया, में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर किराया, भाड़ा की जगह किराया पढ़ना है आपने, सम्मिलित किया जाता है। हो सकता है पहली बार ये लाइन पढ़ने पे आपको समझ ना आए, तो एक काम करते हैं, इस लाइन को पूरा पढ़ने की बजाय थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे जहां तक हमें समझ आ सके। एक शहर में टैक्सी है, उसका किराया, भाड़े की बजाय अगर आपको भाड़ा शब्द दिक्कत कर रहा है तो आप किराया शब्द समझ सकते हैं। किराया है। अब उस किराए में वो किराया कैसे बनता है? एक नियत किराया। नियत को अगर मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे। फिक्स्ड रेट। नियत किराया या नियत भाड़े को इंग्लिश में बोलते हैं फिक्स्ड रेट। जैसे ही मैंने ये शब्द बोला होगा आपको तुरंत समझ में आ गया होगा कि फिक्स्ड रेट का क्या मतलब होता है। के अतिरिक्त यानी फिक्स्ड रेट, वो जो टैक्सी का किराया है, एक तो उसमें क्या लेता है, वो फिक्स्ड रेट, नियत किराया लेता है। इसके अलावा जितनी दूरी चली गई उसका किराया लेता है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। बड़े शहरों में क्या होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं। आपने टैक्सी को रोका, उसमें आप बैठ गए। तो बैठने के जैसे ही आप टैक्सी में बैठ गए, आपको बैठने के नाम का एक कुछ ना कुछ किराया देना पड़ेगा। अब कैसे? मान लो आप बैठे और आपको ध्यान आया कि भाई मुझे तो आज नहीं जाना। टैक्सी से नीचे उतर के कहा कि भाई मैं नहीं जाऊंगा। तो टैक्सी वाला ऐसे नहीं छोड़ेगा आपको। टैक्सी वाला कहेगा आपको एक फिक्स, टैक्सी पे बैठने के नाम का भी आपको एक किराया है, उसको फिक्स्ड रेट बोलते हैं, नियत किराया, वो देना पड़ेगा। तो आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि आप बैठ गए, उसके कारण से जो बाकी दूसरी सवारियां थी उन्होंने देखा कि ये टैक्सी किसी और ने ले लिया है और वो भी मेरी टैक्सी में नहीं आए, मेरा तो नुकसान हो जाएगा। इसीलिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि टैक्सी में बैठने के लिए ही, जैसे ही टैक्सी में आप बैठे, उसका एक किराया वो बन गया। हो सकता है वो 10 रुपए लेता हो, हो सकता है वो 20 रुपए लेता हो, मान लेते हैं। फिर जितने किलोमीटर चले आप, पर किलोमीटर के हिसाब से उसका अलग किराया लेता है। आप उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आप एक शहर में टैक्सी से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। आप टैक्सी में जैसे ही बैठे, उसने बता दिया कि आपके 10 रुपए बन चुके हैं टैक्सी पे बैठते ही, यानी सीट बुक करने के 10 रुपए हो गए, जिसको आप क्या बोलेंगे? नियत किराया। और उसने कहा कि 1 किलोमीटर के मैं 5 रुपए लेता हूं। आपने जहां जाना था वो 4 किलोमीटर था, तो अब आपको कुल कितना किराया देना होगा? नंबर 1, टैक्सी पे बैठने के नाम का नियत किराया कितना था? वो 10 रुपए, प्लस 1 किलोमीटर के 5 रुपए लेता है। आपने कितने किलोमीटर जाना है? 4, तो 5 चौके 20, 20 रुपए ये बन गए। 10 रुपए नियत किराया और
अतिरिक्त किराया पर किलोमीटर, वो कितना बना 20। तो टोटल कितने रुपए हो गए 30 रुपए आप उसको टैक्सी वालों को देंगे। मुझे लगता है अब आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए अब आप इसको भूल जाएं, ये मैंने उदाहरण दिया था कि नियत किराया आपका 10 रुपए है और 1 किलोमीटर के 5 रुपए हैं। फिलहाल आपको ये समझाने के लिए मैंने बताया था। अब हम चलते हैं सवाल पर। 10 किलोमीटर गया एक व्यक्ति और उसने कितना किराया दिया 105 रुपए। यहां ये बात ध्यान देने की जरूरत है, ये रुपए का निशान होता है, मैं पहले भी बता चुका हूं। लिखने में ये पहले आता है लेकिन बोलने में बाद में आता है। 105 रुपए बोलेंगे इसको। और 15 किलोमीटर अगर आप जाते हैं तो उसके लिए आपको 155 रुपए देने पड़ेंगे। नियत किराया यानी नियत जो बैठने के नाम का है और प्रति किलोमीटर किराया क्या है। तो सबसे पहले बेटे आप सभी बच्चों को यह ध्यान रखने की जरूरत है कि आप किराया तब बता पाएंगे ना जब आपको नियत किराया पता होगा और 1 किलोमीटर का कितना किराया लेता है वो। प्रति किलोमीटर किराए का मतलब होता है 1 किलोमीटर का कितना किराया लेता है वो। तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं। इसका हल माना नियत भाड़ा कितने रुपए x रुपए। मैंने आपको बोला है लिखने में रुपए आगे आएगा, बोलने में हम पीछे बोलेंगे। वह प्रति किलोमीटर भाड़ा 1 किलोमीटर का कितना लेता हो, ये मान लेते हैं y रुपए लेता है। अब प्रश्नानुसार, बहुत आसान प्रश्न है बच्चों। देखो आपको उदाहरण ध्यान है, नियत किराया टैक्सी में बैठने के नाम का कितने रुपए दिए थे आपने 10 रुपए और आपने कितने किलोमीटर जाना था 4 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का वो 5 रुपए लेता था तो आपने कितना बनाया था 20 रुपए। कैसे, जितने किलोमीटर जाना है उसकी गुणा 1 किलोमीटर के रेट से कर देंगे। कितना बना 20 और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कुल किराया कितना हो गया 30। तो यहां पर भी टैक्सी में जैसे ही बैठे 100 रुपए तो देने पड़ेंगे। फिर आप कितने किलोमीटर गए 10 किलोमीटर गए। 1 किलोमीटर के y रुपए लेता है तो 10 किलोमीटर के कितने लेगा 10 गुणा y और दोनों को जोड़ देंगे नियत को और प्रति किलोमीटर किराए को तो आपके पास कुल किराया बन जाएगा। और वो हमें दे रखा है 10 किलोमीटर के लिए कितना किराया दिया 105। तो ये आपकी समीकरण बन गई x जमा 10y बराबर 105। ये आपकी समीकरण नंबर 1 आ गई। समीकरण नंबर 2 को बनाते हैं। अब दूसरा व्यक्ति मान सकते हैं या पहला व्यक्ति ही अब 15 किलोमीटर गया, यानी उसको कितना किराया कितना दिया उसने 15 किलोमीटर का 155। लेकिन ये बना कैसे, x रुपए तो उसको नियत किराया यानी टैक्सी में बैठने के नाम का देना ही पड़ेगा, प्लस कितने किलोमीटर गया 15 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के y रुपए देता है तो 15 के कितने होंगे 15 गुणा y और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कुल किराया जो कि हमें दे रखा है 155 रुपए। और ये समीकरण बन गई x जमा 15y बराबर 155, समीकरण नंबर 2। बच्चों अगर आपने समीकरण बना ली तो उसके बाद इसको हल करना बड़ा सरल है। आइए इन दोनों समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखते हैं। बच्चों हमारे पास ये 2 समीकरण आ चुकी थी। अब हमने इसे कौन सी विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल। मैं प्रतिस्थापन विधि से इन दोनों समीकरणों को कैसे हल करेंगे एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं। दोनों में से किसी एक समीकरण को हम लेंगे, वो आपकी मर्जी है, कोई भी समीकरण ले सकते हैं। मैंने पहली समीकरण ली। पहली समीकरण में आपकी मर्जी है, आप x का मान निकालना चाहेंगे या y का।
मैं x का मान निकालना चाहूंगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा x का मान समीकरण 1 से ज्ञात करने पर समीकरण 1 से किसका मान ज्ञात करना है, x का। तो पहले समीकरण 1 को लिख लें, x थोड़ा यहां लिख देते हैं, x जमा 10y बराबर 105। जिसका मान निकालना है वो बराबर के एक तरफ अकेले होने चाहिए और कोशिश करें उसके आगे का चिन्ह प्लस का हो। अगर कोई चिन्ह नहीं है तो आपको पता है हम उसे प्लस का ही मानते हैं, यानी प्लस का चिन्ह तो है इसका, पहली शर्त पूरी होगी। अकेला नहीं है, कौन है उसके साथ, जमा के 10y, इसको उधर भेजेंगे। वहां पर पहले से ही 105 है बराबर में, ये जमा के 10y उसके पीछे जाकर माइनस के 10y। मालूम है ना, कोई भी पद एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। अब यहां क्या रह गया, केवल x अकेला रह गया और पॉजिटिव भी है, इस कारण x का मान आ चुका है, ये x का मान आ गया। इसको आप नाम देंगे समीकरण नंबर 3। अब यहां से इस x के मान को आप समीकरण 2 में रखेंगे, 1 में नहीं, क्योंकि भाई 1 से तो हमने समीकरण 1 से ही तो x का मान ज्ञात किया है, इसलिए उसमें नहीं रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। इस बात में यहां लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 को पहले लिख लें बच्चों, x जमा 15y बराबर 155। अब आपने x का मान x की जगह रखना है। x का मान आपको पता ना क्या है, 105 माइनस 10y। जब x का मान रखेंगे तो यहां ध्यान कीजिए x के मान में 2 पद हैं, इसीलिए इसको ब्रैकेट में रखें। ब्रैकेट में 105 माइनस 10y, ये x की जगह x का मान रख दिया। बाकी समीकरण बिल्कुल ऐसे की ऐसी रहेगी, यानी जमा ऐसे कैसा, 15y ऐसे कैसा बराबर 155 ऐसे कैसा। ब्रैकेट को सबसे पहले खोलेंगे। ब्रैकेट खोलने का क्या नियम होता है, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई चिन्ह नहीं है तो ब्रैकेट के खोलने पर ब्रैकेट के अंदर जो भी पद हैं उनके चिन्हों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 105 अभी प्लस का है, अभी भी प्लस का रहेगा, 10y माइनस का है, माइनस का रहेगा, जमा के 15y बराबर 155। अब ये 2 पद जरा ध्यान से देखें, चर वाले हैं, इन दोनों पदों को यहीं रहने दें और ये वाला पद बिना चर का है, इसको उधर ले जाते हैं। आइए उधर हल करते हैं। पहले मैं लिख लेता हूं, हमारे पास क्या आ चुका है, 105 माइनस 10y जमा 15y बराबर 155। चलिए 105, इसका चिन्ह पीछे वाला नहीं आगे वाला, याद रखें किसी भी संख्या का चिन्ह उसके आगे वाला होता है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, यानी ये प्लस की संख्या है। जब ये उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, वहां पहले से 155 है, जमा के 105 उधर जाएगा माइनस के 105, इधर माइनस के 10y जमा 15y रह गए। क्योंकि ये दोनों समान पद हैं बच्चों, ये देखिए इसमें भी चर कौन है, y, और इसमें भी चर कौन है, y, तो ये हल हो सकते हैं। लेकिन y ऐसे कैसे रहने वाला है, हल कौन होगा, इसके साथ जो गुणांक है, यानी माइनस के 10 और 15। चलिए हल करते हैं, माइनस प्लस माइनस यानी घटाना है, बड़े में से छोटी संख्या घटाते हैं, 15 में से 10 गया 5, और मैंने बोला था ना y ऐसे कैसे रहने वाला है, दोनों में जो बड़ी संख्या है उसी का चिन्ह यहां पर लगाना है। बड़ी संख्या कौन है, 15, उसका चिन्ह प्लस का है तो यहां भी प्लस का, और यहां प्लस ना भी लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अपने आप माना जाएगा कि यह संख्या प्लस की है। बराबर इधर हल करते हैं, इसका संख्या कोई चिन्ह है प्लस माइनस, यानी माइनस फिर से घटाना है, 155 में से 105 घटाएंगे तो क्या आएगा 50,
इनमें से बड़ी संख्या कौन है 155, उसका चिन्ह क्या है प्लस, तो ये भी प्लस का आएगा। अब y का मान निकालना है तो ये 5 उधर भेजेंगे, अभी यहां गुना में है, इधर आकर भाग में, y बराबर 50/5, 5 के पहाड़े में 10 पे चला गया, y का मान कितना आ गया 10। ये जो y का मान आ चुका है इसे आप समीकरण किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा आप इसे समीकरण 3 में रखें ताकि x का मान एकदम से आ जाए। तो चलिए, ये जो y का मान आपके पास आया है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर यह बात पहले लिखनी है, समीकरण 3 में रखना है तो पहले समीकरण 3 लिख लें। क्या थी, x बराबर 105 माइनस 10y। अब y की जगह y का मान कितना आया 10, तो चला रखते हैं x बराबर 105 माइनस, सिर्फ y की जगह y का मान रखना है बच्चों, इसके अलावा समीकरण में कोई फर्क नहीं आएगा। आप देख भी सकते हैं x बराबर 105 माइनस 10, लेकिन जैसे ही y का मान रखेंगे, y का मान रखने से पहले यहां 10 से पहले गुणा का निशान रखना है। अब हल करते हैं, 105 माइनस 10 को 10 से गुणा करते हैं 100 आएगा, और आपको अच्छे से मालूम है 105 में से 100 को घटाकर क्या बनेगा 5। बच्चों जरा ध्यान करिए, x क्या माना था आपने, x माना था आपने नियत किराया, नियत भाड़ा, यानी बैठने के कितने रुपए बनेंगे वो आपने x माना था। कितने रुपए आया बच्चों 5, और प्रति किलोमीटर किराया, प्रति किलोमीटर भाड़ा कह लें या किराया, वो आपने y माना हुआ था, और वो कितना आया 10 रुपए, यानी वो 1 किलोमीटर के 10 रुपए लेता है। आप यहां से उत्तर की पड़ताल भी कर सकते हैं, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर गया तो कितना किराया बनेगा, टैक्सी में बैठती 5 रुपए तो वैसे ही बन गए नियत किराया, 1 किलोमीटर के 10 रुपए लेता है, तो 10 किलोमीटर के कितने लेगा, 10 गुना 10 यानी 100, और 5 वो 105, और हमारे 10 किलोमीटर के कितने रुपए बनते थे 105 रुपए। यहां से उत्तर की पड़ताल हो गई, मतलब हमने जो उत्तर निकाला है वो बिल्कुल ठीक है। बच्चों ये सवाल आपको समझ आ गया होगा, बहुत आसान था। आइए अगला सवाल हल करते हैं इसी प्रकार का। बच्चों अगला तीसरे का 5वां भाग है इसी प्रश्नावली का। पहले रकम को पढ़ते हैं, किसी भिन्न के अंश और हर। आप में से बच्चों सबको पता ही होना चाहिए और होगा भी कि भिन्न क्या होती है। अगर नहीं पता है तो मैं एक उदाहरण से आपको समझा देता हूं। आसान भाषा में अगर कहें तो कोई संख्या इस प्रकार लिखी हो 4/5, ये एक भिन्न है। ध्यान की बात, कोई ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं, ये बात भी आपको ध्यान होनी चाहिए। यानी किसी भी बटे वाली संख्या को आप भिन्न कह सकते हैं। उसमें जो ऊपर वाली संख्या है उसे आप अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। इस सवाल को हल करने से पहले आपको ये बात मालूम होनी चाहिए थी। चलिए अब आपको मालूम हो गई है, अब आप सवाल को पढ़ के उसे समझते हैं। किसी भिन्न, तो भिन्न बेटे आप अपने मन में ये बात बना लें, कोई भी एक बटे वाली संख्या सोच लें, उसका अंश और हर जैसे यहां पर था, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी इसमें भी 2 जोड़ दें और इसमें भी 2 जोड़ दें, तो वह 9/11 हो जाती है। जैसे मैं ये उदाहरण लेता हूं, अगर इन दोनों में मैं 2 जोड़ दूं, जैसे इसमें भी अंश में भी 2 जोड़ दिया और हर में भी 2 जोड़ दिया, देखो क्या बनेगी, 4 + 2 6, 5 + 2 7, हमारी वाली भिन्न 6/7 बन गई। ऐसे ही कोई भिन्न है, हमें अभी मालूम नहीं है, उसके अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाती है। और अगर अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 बन जाती है। भिन्न ज्ञात करो। बच्चों अंश और हर दोनों में 2 जोड़ना है,
अगली बार अंश और हर दोनों में 3 जोड़ना है। जोड़ेंगे तो तब जब हमें भिन्न पता होगी, लेकिन यहां तो क्या कहा गया है कि भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आपको याद होगा मैंने एक बात कही थी, प्रश्न में जो आपने ज्ञात करना है सवाल की शुरुआत वहीं से होती है। इसका मतलब जब तक आप भिन्न को मानेंगे, अभी आपको मालूम नहीं है इसलिए हम मान लेंगे कि हमारी भिन्न x/y है, तभी आप यहां से समीकरणों को बना सकते हैं। भिन्न भी तब पता चलेगी जब आपको अंश और हर पता होगा। तो चलिए सबसे पहले हम यही बात शुरुआत करते हैं। माना अंश x, हमें मालूम नहीं है ना कौन सी संख्या है, तो हमने मान लिया अंश क्या है x, जैसे यहां 4 था। और हर वो हम क्या मान लेते हैं y। तो हमारी भिन्न क्या बनेगी बच्चों? हमारी भिन्न बनेगी अंश बटे हर x/y। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब प्रश्नानुसार जैसा प्रश्न में दिया गया है उसी अनुसार हम इसको करने वाले हैं। भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। हमारी भिन्न कौन है? x/y। पहले लिख लेते हैं। भिन्न के अंश और हर, अंश में भी 2 जोड़ना है और हर में भी 2 जोड़ना है। तो अब ये जो भिन्न है क्या बन गई? 9/11, यानी बराबर में 9/11 बन गई। जैसे यहां समझाया था ना, हमने एक भिन्न ली थी 4/5, दोनों में 2 जोड़ा था तो क्या बन गई थी? 6/7। ऐसे ही हमारी भिन्न जो है x/y है, दोनों में 2 जोड़ने पर वो क्या बन जाती है? 9/11। लेकिन ये समीकरण तो नहीं आई, अभी इसे और हल करेंगे। तो हल करने के लिए हम यहां पर आर पार गुणा करेंगे। आर पार गुणा मतलब 11 की गुणा x/2 से और y/2 की गुणा 9 से। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा करने की जरूरत क्या है? तो बच्चों याद रखें, बटे में जो संख्या है उसे हम हर बोलते हैं। समीकरण, जब आप समीकरण बनाते हैं तो समीकरण में बटे में कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जो चर होता है हमारा वो भी बटे में नीचे नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसकी आर पार गुणा कराते हैं। इसको बोलते हैं आर पार गुणा करवाना। 11 की गुणा x/2 से और y/2 की गुणा 9 से। अब यहां एक बात ध्यान देने की जरूरत है, आपने x/2 की गुणा 11 से करवाई और y/2 की गुणा 9 से करवाई। क्या मैंने ठीक लिखा? आप में से बहुत से बच्चे कहेंगे हां जी सर, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर एक कमी है। कमी क्या है? अगर मैं इसको सिर्फ ऐसे ही लिखता हूं तो इसका मतलब यह समझा जाएगा कि 11 की गुणा सिर्फ 2 से हो रही है। लग भी रहा होगा ऐसा आपको, लेकिन 11 की गुणा तो दोनों से होनी चाहिए। ऐसा कब लगेगा? जब हम x/2 को ब्रैकेट में रखेंगे। यानी एक नियम याद रखें, जब किसी अकेली संख्या की गुणा किसी 2 पद वालों से होगी तो 2 पद वाले को ब्रैकेट में रखना है, अकेली संख्या को ऐसे रख सकते हैं। ऐसे ही अब समझ आ गई होगी बात आपको, y/2 को भी किसमें रखेंगे? ब्रैकेट में। इधर हम करते हैं। 11 की गुणा x/2 से करवानी है। मैं एक बार इसको यहां ऊपर लिख लेता हूं। और y/2 की गुणा 9 से होनी है बच्चों। चलिए गुणा कराते हैं। गुणा जब भी करवाएं पहले चिन्हों की गुणा होनी चाहिए। 11 की चिन्ह अगर कोई नहीं है तो प्लस मानते हैं, और x का भी क्या है? प्लस। प्लस 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 11 गुणा x यानी 11x। फिर 11 की 2 से, पहले चिन्हों की गुणा। 11 का कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस मानना है, और 2 का चिन्ह क्या है? प्लस। प्लस 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 11 दूनी 22 बराबर। अब 9 की गुणा इन दोनों से करवानी है, पहले y से, पर गुणा से पहले उनके चिन्हों की गुणा। 9 का चिन्ह प्लस, y का चिन्ह भी प्लस। प्लस प्लस प्लस, यहां लगाने की जरूरत नहीं है। 9 की y से गुणा, 9y। इनकी गुणा नहीं होती, ऐसे कैसे लिखना होता है। फिर 9 की 2 से गुणा, पहले चिन्हों की गुणा। प्लस 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 9 दूनी 18। अब
चर एक तरफ, बिना चर वाले दूसरी तरफ। जिधर x वाला पद है उधर ही y वाला पद ले जाएं। 11x ये ऐसे कैसे रहेगा, 9y ये जमा का इधर आकर माइनस के 9y बराबर, ये चला गया इधर क्या रह गया 18 जमा के, और जमा के 22 उधर जाकर माइनस के 22। 11x माइनस के 9y बराबर जमा 18 और माइनस के 22 को हल करते हैं। इसका चिन्ह प्लस, इसका माइनस, प्लस माइनस माइनस यानी घटाना है, घटाते हमेशा बड़ी में से छोटी संख्या, इसीलिए 22 में से 18 गया 4, चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा, 22 का माइनस है तो माइनस। ये आपकी समीकरण नंबर 1 तैयार हो गई। क्या है, 11x माइनस 9y बराबर माइनस के 4। अब दूसरी समीकरण तैयार करते हैं, आइए देखिए। समीकरण नंबर 2, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। ये अंश और हर है, दोनों में 3 जोड़ दिया तो हमारी भिन्न क्या बन जाती है 5/6, इसीलिए बराबर 5/6। फिर बच्चों वहीं आर पार गुना, तो 6 की गुणा x जमा 3 से होनी है और y जमा 3 की गुणा 5 से होनी है। चलिए गुणा करते हैं, 6 की x से भी और 3 से भी, चिन्हों की गुणा, प्लस प्लस प्लस, 6 गुणा x 6x, फिर 6 की 3 से प्लस प्लस प्लस, 6 3 18 बराबर 5 की y से भी और 5 की 3 से भी गुणा, पहले 5 की y से प्लस 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 5 गुणा y 5y, प्लस 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 5 3 15। फिर आपको अच्छे से मालूम है, जिधर x है उधर y ले जाएं, चर वाले पद एक तरफ, बिना चर वाले दूसरी तरफ। 6x ऐसे कैसे रहेगा, जमा के 5y इधर आकर माइनस के 5y बराबर, इधर क्या रह गया 15 जमा के, और ये जमा के 18 इधर आकर माइनस के 18। 6x माइनस के 5y बराबर जमा के 15 माइनस के 18, हल करेंगे माइनस के 3 आएगा, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, आइए हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। पहले किसी एक समीकरण को चुन लें, तो मैंने समीकरण 2 ली इस बार, उसमें से किसका मान निकालना है x का, तो चलिए निकालते हैं। x का मान समीकरण 2 से ज्ञात करने पर, समीकरण 2 से ज्ञात करने पर, तो पहले समीकरण 2 लिख लें बच्चों, 6x माइनस 5y बराबर -3। अब x का मान निकालना है। क्या x प्लस वाली संख्या है, बिल्कुल, पहली शर्त पूरी। दूसरी शर्त, क्या x बराबर के एक तरफ अकेली है, जी नहीं, एक तो उसके साथ माइनस के 5y है और एक 6 गुना में है, दोनों को एक एक करके अलग करेंगे। पहले माइनस के 5y उस तरफ जाएगा, वहां पहले से -3 है, माइनस के 5y जाकर क्या बन जाएगा जमा के 5y, इधर क्या रहेगा 6x। अब 6 इधर गुणा में है, इधर जाकर भाग में, माइनस के 3 जमा 5y/6, ये आपका x का मान आ चुका है। इसे आप देंगे समीकरण नंबर 3। अब आपको अच्छे से मालूम हो गया होगा बच्चों, x का जो मान आया है आप इसे समीकरण 1 में रखेंगे, 2 में नहीं। क्यों? क्योंकि ये समीकरण 2 से ही तो ज्ञात किया है x का मान, इसीलिए समीकरण 2 में ना रखकर समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहां पे लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये जो x का मान आया है समीकरण 1 में रखना है। तो पहले समीकरण 1 को लिख लें बच्चों, 11x माइनस के 9y बराबर -4।
अब इस समीकरण में बाकी सब वैसे के वैसे ही रहेंगे, सिर्फ x की जगह x का मान रखना है। x से पहले 11 है तो मान रखने से पहले 11 गुना का निशान जरूर लगाएंगे और x के मान को ब्रैकेट में रखेंगे। क्या आया? -3 जमा 5y बटे 6। बाकी सब वैसे के वैसे, -9y ऐसे कैसा बराबर -4 ऐसे कैसा। अब आपके पास इसे हल करना है, तो बेटे इसे हल करने का मैं एक तरीका ये बताऊंगा ताकि आपकी गलती कम से कम हो। ये जो बटे में 6 है, इसका मतलब ये है बच्चों कि ये दोनों के लिए है, तो क्यों ना इस 6 को दोनों को अलग अलग दें। आइए अगले चरण में हम यही काम करने वाले हैं। 11 गुना ये ऐसे कैसे रहेगा, अभी ब्रैकेट शुरू। ये जो 6 है ये -3 को अलग दे देंगे और जमा के 5y को अलग। -3 बटे 6 जमा के 5y बटे 6, 6 दोनों को अलग अलग दे दिया। ब्रैकेट के अंदर ही, ब्रैकेट नहीं खोली, इसीलिए 11 गुना ब्रैकेट के बाहर ऐसे कैसे ही है। बाकी सब पद ऐसे कैसे लिखने हैं, यानी -9y बराबर -4, ये ऐसे के ऐसे। अब बच्चों 11 की गुणा इन दोनों से करवाते हैं, तो पहले चिन्हों की गुणा। 11 की गुणा इससे होनी है -3 बटे 6 प्लस माइनस पहले चिन्हों की गुणा। 11 की गुणा 3 से, 11 तिहाई 33 बटे 6। अब 11 की गुणा इससे होगी, पहले चिन्हों की गुणा, प्लस 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 11 की 5y से गुणा, 11 पंजे 55y बटे 6, इधर रह गया -9y बराबर -4। बच्चों अब आपने एक साथ दोनों तरफ का एलसीएम ले लेना है। इधर बटे में कोई नहीं है तो 1 लगा दें अभी, ये बराबर है और ये -4। आपको मालूम है अगर एलसीएम क्या आएगा इन सबका, 6। हल करना आप बच्चों को आता ही होगा, फिर भी एक बार मैं आपके लिए बता देता हूं इस बटे को कैसे हल करते हैं। बटे में जो नीचे संख्या है यानी हर 6 से इस 6 को भाग करवाएंगे, या ऐसा भी कह सकते हैं इस ये वाला 6 एलसीएम, इससे सवाल पूछें कि ये 6 के पहाड़े में कितने में जाता है, 1 पर 1 उत्तर आया, उसकी गुना ऊपर कराएंगे, 1 की गुना -33 है -33, फिर जमा 6 के पहाड़े में 6 कितने पे गया, 1 पर 1 आया, 1 की गुना ऊपर वाले से, 1 की गुना 55y से, तो 55y ही आएगा बच्चों। 1 के पहाड़े में 6 कितने पे गया, 6 पे, 6 की गुना 9y से, 6 निम्ने 54y, चिन्ह माइनस का है, माइनस के रहेगा, बराबर है बराबर रहेगा। 1 के पहाड़े में 6 कितने पे गया, 6 पे, 6 की गुना 4 से, 6 चौके 24, और माइनस में है तो माइनस, यानी चिन्ह जैसे थे वैसे ही रहने वाले। क्योंकि आपने दोनों तरफ एलसीएम लिया है इसीलिए एलसीएम को छोड़ देंगे। आपके पास क्या बचेगा, -33 जमा 55y -54y बराबर -24। अब आप बच्चों को अच्छे से मालूम है चर वाले पद एक तरफ, बिना चर वाले पद दूसरी तरफ, यानी 55y जमा के और माइनस के, बच्चों ये 54y है, 54y ऐसे कैसा बराबर माइनस के 24, ये भी ऐसे कैसा, माइनस की 33 उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस के 33। अब इधर भी हल करते हैं और इधर भी हल करते हैं, चलिए करते हैं। ये समान पद है क्योंकि एक जैसे चर हैं, तो इनके गुणांक यानी प्लस के 55 और माइनस के 54 ये हल हो सकते हैं। प्लस माइनस माइनस यानी घटाएंगे, बड़ी में से छोटी घटाइए, 55 में से 54 गया 1 और y ऐसे कैसा, इसका चिन्ह क्या आएगा, इनमें जो बड़ा है उसका चिन्ह, बड़ा कौन है 55, उसका चिन्ह जमा, तो इसका भी जमा, और 1 लगाने की जरूरत नहीं होती गुणांक में। इधर माइनस प्लस माइनस यानी घटाएंगे, घटाएंगे बड़ी में से छोटी, 33 में से 24 गया, कितना बचेगा आपके पास, 9। माइनस के या प्लस के, तो बड़ी संख्या 33 है, उसका चिन्ह प्लस है तो प्लस, y का मान हमारा 9 आ गया है। ये जो y का मान आया
इसे आप किस में रखेंगे? समीकरण 3 में। चलिए आइए रखते हैं बच्चों। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 लिख लें। अब y की जगह y का मान x बराबर -3 जमा 5। जैसे ही y का मान रखेंगे पहले गुणा का निशान लगाएंगे और फिर y का मान बटे में 6। बच्चों यहां ध्यान रखना है, पहले गुणा हल करनी है, यानी बाकी सब वैसे का वैसा। -3 जमा 5 नीम 45 बटे में 6। अब इसे हल करते हैं। माइनस प्लस माइनस यानी घटाएंगे, बड़ी में से छोटी, 45 में से 3 गया 42 बटे में 6। ऐसे कैसा? 42 का चिन्ह क्या आएगा? इनमें से जो बड़ी संख्या कौन है? 45, उसका चिन्ह प्लस है तो प्लस। 6 कम 6, 6 सत्ते 42, x बराबर 7। आपको याद होगा बच्चों हमारी भिन्न क्या थी? हमारी भिन्न थी x बटे y। x कितना आया? 7 और y कितना आया? 9। आपका उत्तर आ चुका है। आपको भिन्न ज्ञात करनी थी, भिन्न आ चुकी है।